नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज इंदौर के दौरे पर हैं और यहाँ उन्होंने भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी के कारण हुई मौतों और बीमारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। हालांकि जो ये दौरा था उनका, इसको लेकर काफी सियासत गर्म हो गई थी। पूरी तैयारी थी कि राहुल गांधी के इंदौर दौरे को नाकाम किया जाए, लेकिन बीजेपी का पूरा प्रशासन इसमें सफल नहीं हो सका और राहुल गांधी ने वहां पर जाकर सबसे मुलाकात की और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी किया, क्योंकि राहुल गांधी को बहुत सी चीजों की परमिशन नहीं दी गई थी। जो सवाल उठाता है कि बीजेपी सरकार को आखिरकार किस बात का डर है? क्या मध्य प्रदेश इतना संवेदनशील एरिया हो गया है? क्या मध्य प्रदेश इंदौर में हालात इतने ज्यादा संवेदनशील है कि राहुल गांधी को किसी बात का खतरा है, या राहुल गांधी से किसी को कोई खतरा है? राहुल गांधी को किन बातों की परमिशन नहीं दी गई? जो हैरान करता है कि क्या देश में लोकतंत्र बीजेपी की मर्जी से चलेगा, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं कि उनको अपने पार्षदों तक से मिलने की परमिशन नहीं दी गई, उनका सम्मेलन करने की परमिशन नहीं दी गई, उनको गली गली में जाने की परमिशन नहीं दी गई। तो इन सब चीजों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और आखिरकार राहुल गांधी ने वहां पर पहुंचकर क्या देखा, क्या कुछ कहा है, किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार को घेरा है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कसौमी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जैसा कि 2-3 दिन से चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी जाएँगे इंदौर में, वहाँ पर पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, तो राहुल गांधी जो है वो पहुँचे भी वहाँ पर और एयरपोर्ट से सीधे वो बॉम्बे हॉस्पिटल पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। और देखिए, लिखा है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को इंदौर पहुँचे, दूषित पानी पीने से बीमार हुए मरीजों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। राहुल पहले बॉम्बे हॉस्पिटल गए, जहाँ उन्होंने दूषित पानी से पीड़ित मरीजों और परिजनों से मुलाकात की। मृतकों के परिजनों से मिलने के बाद राहुल ने कहा कि ये नए मॉडल की स्मार्ट सिटी है, पीने का पानी नहीं है, परिवार पानी पीने के बाद बीमार हुए, यानी इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता। ये है अर्बन मॉडल, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। इससे पहले राहुल भागीरथपुरा पहुंचे और दूषित पानी पीने से जान गंवाने वाली गीता बाई और जीवन लाल के परिवार से मिले। दोनों परिवारों को उन्होंने 1-1 लाख का चेक भी दिया। इसके बाद राहुल गांधी संस्कार गार्डन पहुंचे और उन्होंने अन्य प्रभावित परिजनों से मुलाकात की। सभी को 1.5 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। राहुल गांधी के साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अजय सिंह भी मौजूद रहे। इसके अलावा आप देखें कि जो खबरें सामने आई, लिखा है कि इंदौर में सभी मृतकों के घर जाने पर अड़े राहुल गांधी, प्रशासन का अनुमति देने से इनकार। तो यहाँ पर राहुल गांधी जाना चाहते थे सभी पीड़ित परिवारजनों के यहाँ, लेकिन इंदौर प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देकर इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रशासन के अधिकारियों ने राहुल से किसी एक स्थान पर पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करने का सुझाव दिया, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। लेकिन आखिरकार सर, राहुल गांधी ने मुलाकात की, लेकिन घर घर जाकर नहीं, बल्कि एक जगह पर बुलाकर। इसके अलावा पार्षदों से चर्चा का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया उनका। राहुल गांधी की कांग्रेस के पार्षदों और नगर निगम चुनावों में प्रत्याशी रहे नेताओं के साथ चर्चा का कार्यक्रम रद्द हो गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी चाहती थी कि सभागृह में पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पार्षदों के साथ पानी के मुद्दे पर राहुल गांधी की चर्चा रखी जाए। इस कार्यक्रम को जिला प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई। इस स्थिति में प्रदेश कांग्रेस द्वारा इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। तो सर, ये सारी चीजें हैं और इसको लेकर के अब सवाल बहुत सारे हैं कि क्या मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर हो गया है, जहां पर कोई आतंकवाद का खतरा हो, कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो। अब इस घटना को बहुत दिन बीत चुके हैं, हालात शांतिपूर्ण है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम भी हैं। तो सुरक्षा के इंतजाम जो है वो तो सरकार कर ही सकती है। तो राहुल गांधी के जाने से आखिरकार कानून व्यवस्था को क्या खतरा हो सकता है, लेकिन घर घर जाने की परमिशन क्यों नहीं दी गई? जय संविधान। देखिए, असल में निधि मुश्किल क्या होती है कि जब कोई भी संस्था डरती है तो ऐसे ही व्यवहार करती है। देखिए, सवाल केवल राहुल गांधी का नहीं है, विपक्ष दल के नेता का नहीं है। अगर हम लोग भी सहानुभूति प्रकट करने जाना चाहें और परिवार से मिलें और उन्हें सांत्वना देना चाहें, तो इसमें सरकार को बल्कि खुश होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर वो भाईचारा है, हम लोग एक दूसरे के लिए केयर करते हैं। भारतवर्ष के अंदर जो सबसे मजबूत चीज अभी तक रही है वो है कि हम लोगों के यहाँ एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम है और हम ये मानते हैं कि समाज के अंदर एक दूसरे के दुख में पहुंचना, सुख में आप चाहे पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन दुख में पहुंचना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और जो राहुल गांधी ने वहां पे बात करी कि भाई देखिए, जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब आप खुद सोचिए, विदेशी लोग क्या सोचते होंगे। विदेशी सोचते होंगे कि जिस शहर को
जिस शहर को पिछले 8 साल से लगातार स्वच्छता पुरस्कार मिल रहा है भारत सरकार द्वारा, इंदौर, वहां पे लोग सीवर का पानी पी के मर रहे हैं। इसका माने जो सबसे स्वच्छ सिटी है आपका, और ये ऐसी चीजें तो कोई छिपती तो है नहीं, ये तो इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर जाएंगी। फिर आप कहते हैं कि लोग एफडीआई करें, यहां इन्वेस्टमेंट करें। भाई जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा कभी तो भारतवर्ष के अंदर आके रहेगा, कहीं तो वो कुछ काम करेगा। अगर मुझे शुद्ध हवा आप नहीं दिलवा पा रहे, शुद्ध पानी नहीं दिलवा पा रहे, तो आपके यहां विदेशी आके इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? तो किस प्रकार की छवि। फिर उसके बाद आप जो है, जो पूरे आपने देश में कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए, कौन सा स्मार्ट सिटी आपने बनाया, कौन सा ऐसा स्वच्छ। ये तो पहले भी मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि पूरे हिंदुस्तान में 50% जगह ऐसी हैं जहां सीवर लाइन्स ही नहीं है। वही पानी जो सीवर का पानी है वो तालाबों के अंदर जाता है, वहीं पे भैंसें पानी पीती हैं, वहीं आदमी पानी पीते हैं, वहीं कपड़े धुलते हैं, वहीं पे भैंस नहाती हैं, और वही पानी जो है यूज होता है। तो देखिए ये प्रकार की, अगर आप अपने देश के अंदर हाइजीन का ध्यान न रख पाए, और ये बिल्कुल इसके अंदर ये आवश्यक था कि वहां पे सीवर लाइंस ढंग की पड़े, नई पड़े। अब पुरानी 40-50 साल पुरानी सीवर लाइन, जंग लगेगा वो फटेंगी। पानी की लाइन बहुत पुरानी है, फटेंगी। अच्छा, जो इंदौर के अंदर ये घटना घटी, ऐसा तो है नहीं कि अचानक हुई। 1.5-2 साल से वहां के लोग इसकी शिकायत कर रहे थे। ये कह रहे थे कि उसमें एसिड की बदबू आ रही है, उसके अंदर बिल्कुल मटमैला पानी है। उन्होंने शिकायतें भी की थी, लिखित शिकायतें भी की थी, कोई आपने जांच नहीं की। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको सत्ता में बैठना और चुनाव जीतने के अलावा आपका कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई प्राथमिकता नहीं है। अच्छा, देश की जनता का भी दोष है, देश की जनता इस घटना को भी भूल जाएगी। अहमदाबाद की हवाई दुर्घटना को भूल गई। वो ये भी पूछना भूल गई कि पुलवामा के अंदर क्या हुआ, पहलगांव के अंदर क्या हुआ। पहलगांव के अंदर जिन लोगों ने, बेचारों ने अपनी शहादत दी थी, उनके परिवार तो तड़प रहे होंगे, उन तो पूछने वाला है नहीं, अब तो उन्हें कोई पहचानेगा नहीं। तो इस प्रकार से ऐसी घटनाएं हों, और उसके बाद चुनाव के अंदर आपने महारत हासिल कर लिए, पैसा बांट बांट के 10-10 हजार रुपए एक वोट दे के आप चुनाव जीत जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं वी डोंट केयर फॉर पब्लिक, हमें जनता की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो इलेक्शन वैसे ही जीत लेते हैं। अगर नहीं भी जीतेंगे तो पैसा दे के विपक्षी दलों के लोगों को खरीद लेंगे। तो अगर चुनाव और जनता की समस्याओं के बीच में तारतम्य नहीं होगा और वो इंटर रिलेटेड नहीं होंगी, तो इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी। तो देखिए मुश्किल है, हम लोग बहुत बड़े दोराहे में खड़े हुए हैं आज की तारीख में। एक तरफ गांधी का रास्ता है, एक तरफ गोडसे का रास्ता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी जी पूरी तरह झुके चले जा रहे हैं। रूस से तेल मत खरीदो, यस अंकल। ईरान से तेल मत खरीदो, यस अंकल। वेनेजुला से तेल मत खरीदो, यस अंकल। चार बाहर कोर्ट पे 120 बिलियन डॉलर का नुकसान कर लो, यस अंकल। 1000 करोड़ का दंड दे दो क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त किया, यस अंकल। तो हमारी जो एक अपनी स्वायत्तता है, सॉमिनिटी है, क्या हम उसको बचाने में असमर्थ हो गए? भाई हमने अपने देश की आजादी में होता क्या है? आजादी का मतलब क्या होता है? आजादी का मतलब होता है मैं अपने निर्णय खुद लूंगा, मेरे परिवार के निर्णय मैं लूंगा, आप अपने परिवार के निर्णय लो, मैं आपके आदेश नहीं मानूंगा, मैं आपको आदेश नहीं दूंगा। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति आ गई, 75-77 साल में पहली बार अमेरिका जो कह रहा है हमको यस सर कहना पड़ रहा है। अच्छा, चीन इस चीज से मानी बात है कि नाखुश होगा कि हम जो है उसकी हर बात को क्यों मान रहे हैं, क्योंकि रूस को आपने अकेला छोड़ दिया। 100 साल में आपने, जिसने हमेशा आपका साथ दिया उसको अकेला छोड़ दिया, उसको बर्बाद। ईरान को आपने छोड़ दिया, वेनेजुला के अंदर आप झप्पी लग के आए थे, ईरान के अंदर आपने 1.5 साल पहले चाबहार पोर्ट का वो किया था और कहा था कि ये बिल्कुल एक नई नींव का पत्थर होगा, रूस को छोड़ दिया। चीन जो है वो पाकिस्तान के माध्यम से रोड ड्रोन भेज के आपको परेशान कर रहा है। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चुनाव जीतना और हेरा फेरी से चुनाव जीतना ही इनका उद्देश्य है, या हम जैसे नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा करना भी इनका कर्तव्य है? हमें कम से कम और कुछ मत दो, हम अपना कमा खा लेंगे, जैसा भी जितना भी कमाएंगे उसी प्रकार से जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन कम से कम शुद्ध पीने का पानी और शुद्ध हवा तो दे दो। वही देने में आप असमर्थ हैं, और फिर कहते हैं कि हमने आधुनिक भारत बना दिया, विकसित भारत बना दिया। विकसित भारत की परिभाषा तो गांधीनगर के दिख गई, हमें धार के अंदर दिख गई, इंदौर के अंदर दिख गई, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वही दिखी। जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां तो इस प्रकार की घटना घट नहीं रही है, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार। इलेक्शन के लिए फंड चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में 100 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए,
और 100 करोड़ रुपए घूस में ले लिया और उसको चुनाव में बांट दिया और इलेक्शन जीत गए। ये हो रहा है देश के अंदर आज की तारीख। बिल्कुल सर, आज की तारीख में देश में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए ही सब कुछ हो रहा है। बीजेपी जो है ना तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था के बारे में सोच रही है, ना बेरोजगारी, ना महंगाई, ना विदेश नीति, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कैसे जीतना है, फोकस इसी बात को लेकर है। और इसीलिए तरह तरह की दुर्घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। और अब इसको लेकर के राहुल गांधी ने कैसे वहां पर घेरा है, मीडिया के सामने क्या कुछ कहा है, उनका बयान सुनवाते हैं। जो आप इफेक्टेड, जो शांत हो जाइए प्लीज, जो इफेक्टेड लोग हैं उनसे अभी मैं मिला हूं, ये हमारे साथ हैं। इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है और लोग बीमार हुए हैं। देखिए, ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है। पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल, और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और यहां पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहां पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए। और इनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, एक मिनट भैया, एक मिनट। अगर आप मिले, उन्होंने क्या कुछ बताया आपके द्वारा? नहीं, हमें बताया कि ये जो टंकी है, ये सिंबल है। आज भी यहाँ पर साफ पानी नहीं है। बैंडेड लगा दिया है जो कुछ दिनों के लिए चलेगा। जो मीडिया का ध्यान है, देश का ध्यान यहाँ है, इसलिए चल रहा है। मगर जैसे ही ध्यान हटेगा यहाँ से, वापस वही हालत हो जाएगी, वही पानी। तो ये कह रहे हैं कि चाहते हैं कि यहाँ पर सिस्टमैटिकली ये काम किया जाए और उनको साफ पानी दिया जाए। कोई गलत काम नहीं करवा रहे हैं। जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसे पूरा करे, यही कह रहे हैं। और इनका सपोर्ट करने में यहाँ आया हूँ। महापौर का नहीं है। रोक रहे थे क्या? आपसे मिलने से रोका गया था पीड़ित परिवारों को? नहीं, रोका नहीं गया, मैं आया हूँ। देखिए, राजनीति नहीं है यहाँ पे। मैं विपक्ष का नेता हूँ। यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है, यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ। इसमें कोई गलत काम नहीं है। मेरा काम है। एक सेकंड मेरा, एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है और मैं इनकी मदद करने यहाँ आया हूँ, इनके साथ खड़े होने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ और इनको आप साफ पानी दिलवाइए। धन्यवाद।
तो राहुल गांधी ने सर कहा कि आप कुछ भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति करना चाहते हैं राजनीति कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर राजनीति करने नहीं बल्कि इन लोगों को स्वच्छ पानी दिलाने के लिए आया हूँ और मैं वो करके रहूंगा। एक बात उन्होंने और कही कि अभी तो मीडिया में जब तक चर्चा चल रही है, जब तक ये मुद्दा चर्चा में है, तब तक हो सकता है कि सरकार कुछ कर दे, वहां के लिए पानी स्वच्छ ले आए, लेकिन उसके बाद फिर से वही हालात होंगे। क्या गारंटी है सर कि इतनी ज्यादा मौतों के बाद भी बीजेपी सरकार इस चीज को लेकर के कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढेगी, बजाय इसके कि जब तक मीडिया में चल रहा है तब तक ये सारी चीजें हों? नहीं नहीं, कुछ नहीं ढूंढेगी, और गोदी मीडिया तो इसको दिखाएगा भी नहीं। ये तो बड़ा सिलेक्टेड मीडिया दिखाएगा, ये तो यूट्यूब वाले दिखाएंगे, बाकी थोड़े बहुत दिखा देंगे, इसको गोदी मीडिया तो दिखाएगा भी नहीं। तो ज्यादातर लोग, फिर मुश्किल क्या हो गई है हिंदुस्तान के समाज में, हमारे समाज में जो भी समस्या ग्रस्त होता है वो बेचारा रोता रहता है और बाकी लोग अपना मुस्कुराते रहते हैं, उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं। कितनी भी घटनाएं हुई, अब ये हमारी जो पहलवान बेटियों के साथ हुआ, किसी को उसके साथ सहानुभूति हुई क्या? वो नाव की बेटी के साथ हुआ, लोग भूल गए। जिस प्रकार से एक समाज को आइसोलेट करके, कभी युवाओं को आइसोलेट कर देते हैं, कभी अग्निवीरों को आइसोलेट कर देते हैं, कभी किसानों को आइसोलेट करते हैं। किसानों के मामले का सॉल्यूशन हुआ क्या? क्या एमएसपी मिली उन्हें? नहीं मिली। भाई जहां पे आपका इन्फ्लेशन रेट 5-6% का हो, वहां 3-4% हर साल हर जिन्स की अगर आप कीमत बढ़ा रहे हैं तो कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हैं? आप तो उन पे बोझा डाल रहे हैं, हर चीज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, लोगों के खर्चे निकलने मुश्किल हो गए। आप किसी बाजार में चले जाइए, किसी होलसेल मार्केट में चले जाइए, सारे मामले में सुन रहा था ऑटो पार्ट्स मार्केट के अंदर, दिल्ली का जो सबसे बड़ा ऑटो कंपोनेंट का पार्ट का मार्केट है, वहां भी बिल्कुल मंदी पड़ी हुई है, लोगों के किराए नहीं निकल रहे। हर धंधे में ये हो रहा है, लोगों ने दुकान जाना छोड़ दिया है, लोग अपना घर बैठे वो अमेरिकन कंपनी और इंग्लिश कंपनी से सामान मंगा रहे हैं, और दुकानदार जो है वो बेचारे अपना किराया नहीं निकाल पा रहे, माल घर में रखा हुआ है। सोने चांदी के व्यापारी सारे ठप हो गए, क्योंकि दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि अब तो मंगलसूत्र खरीदना भी एक लड़की के ब्याह में माँ बाप को बड़ी परेशानी हो रही है। भाई 1.5 लाख रुपए तोले का सोना, अगर 5 तोले भी कोई बेचेगा तो एक मिडिल क्लास का आदमी कैसे कर लेगा उसे? हर जगह अफरा तफरी है। लेकिन मुश्किल क्या हो गई है कि पड़ोस के चोट लगती है तो हर आदमी, जैसे एक प्रक्रिया होती है ना, कोई गिरा और गिरने में बाकी लोग हंस देते हैं उस पर। अरे उसकी मदद करो बेचारा, उसको मदद की आवश्यकता है, तुम्हारे हाथ की आवश्यकता है, तुम्हारे हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है। और अगर हैंड होल्डिंग राहुल गांधी कर रहे हैं तो उसको आप बंधित कर रहे हैं, उसे प्रतिबंधित कर रहे हैं। भाई इस चीज को तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, बल्कि मोदी जी को भी जाना चाहिए, इसमें तो मोहन यादव को भी जाना चाहिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस मोहन भागवत को भी जाना चाहिए, और लोगों को अपनी जेब से जैसे 1-1.5 लाख रुपए इन्होंने दिया, सबको देना चाहिए। चलिए जान की कीमत आप नहीं दे सकते किसी को, लेकिन कम से कम उनके परिवार के अंदर, अब आपने जो है पुलवामा के लोगों को भूल गए, आपने तो बल्कि चीन से समझौता कर लिया, उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दे दिया, आपने उनके साथ गद्दारी कर दी, चीन के प्रतिनिधिमंडल के साथ आरएसएस के मुख्यालय में मीटिंग करा दी, आपने बीजेपी के कार्यालय में मीटिंग करा दी। आप जो है बिल्कुल एक, अब यही मुश्किल हो गई है क्योंकि चुनाव ये लोग जीत लेंगे बेमानी से, हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके। भाई कहां पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया? माननीय हाईकोर्ट ने कह दिया कि वो प्राइवेट है, उसे कोई आरटीआई की इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है। बॉन्ड का पैसा आपके पास है, पीएम केयर फंड का पैसा आपके पास है, 10,000 करोड़ आपके पास है, कांग्रेस के पास 100 करोड़ है। तो कहां 10,000 करोड़, कहां 100 करोड़? आप तो पैसे बांट के, पूंजीपतियों के पैसे लेके बाद में कॉन्ट्रैक्ट दे के उनको कंपेंसेट कर दोगे। लेकिन आप इलेक्शन जीत जाएंगे और जनता की भी वैल्यू खत्म हो गई है, क्योंकि आपने 50,000 वोट एक जगह ऐड करोगे, 30,000 वोट घटाओगे और इलेक्शन जीत जाओगे। तो इस प्रकार से अगर देश के लोकतंत्र का अपहरण हो गया है और हो रहा है, और तब भी जनता को आइसोलेट करके हम लोग एक सामूहिकता से, एक सामाजिक रूप से इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारी मूर्खता है। से जहर घोलने वाले सर इस बयान। बीच में जो मोहन यादव हैं, आपने मोहन यादव की बात की कि उनको साथ देना चाहिए, वहां जाना चाहिए, लेकिन वो तो अलग ही, वो राहुल गांधी के नेताओं से इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं, उनका बयान सुनाते हैं। कांग्रेस के नेताओं के, और खास करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं और समाज में इसे जहर घोलने वाले बयान देकर के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और
फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं, मैं मान के चलता हूं उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। सर एक और सवाल है उमंग सिंगार वाला उठाना। सर आप देखिए इतनी मौतें हो गई इनके क्षेत्र में, इनके राज्य में, और मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, उसके बावजूद ये इनका अपने नेताओं से इस्तीफा लेते नहीं बन रहा है, विपक्ष के नेता का इनको इस्तीफा चाहिए। भाई वही गांधीनगर, भाई राजधानी है गुजरात की, और हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया, पूरे हिंदुस्तान का बेवकूफ बनाया गया। कहीं पेरिस की, कहीं टोक्यो की, कहीं की फोटो चिपका चिपका के सोशल मीडिया में बताया गया कि गुजरात इतना ज्यादा डेवलप हो गया। अरे मैं तो गुजरात गया, मुझे तो लगा यार हमारा उत्तर प्रदेश हरियाणा गुजरात से ज्यादा बेहतर है, हर चीज में बेहतर है। लेकिन अब मुश्किल यह है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से इनके 300 लोग जो 30,000 रुपए महीने में काम करते हैं, सारे दिन दुष्प्रचार करने में लगे रहते हैं। जनता के दिमाग को इन्होंने हर लिया और आज के तारीख में इंस्टीट्यूशन में हर जगह इनका कब्जा हो गया है। अब ये कब्जा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ, गुंडे बदमाश इनके साथ, पैसे इनके साथ, तो इनसे लड़ना भी, लोकतंत्र को बचाना भी मुश्किल काम है। लेकिन अब है तो है, करना तो है, भारत माता के लिए जो भी त्याग करना है करना तो पड़ेगा, जीतना तो पड़ेगा। आज नहीं जीतेंगे, लंबी लड़ाई है, महात्मा गांधी को भी लंबा समय लगा था, हमको भी लंबा समय लगेगा, लेकिन बचाना तो है लोकतंत्र को, लड़ाई को बीच में छोड़ तो सकते नहीं। अब मोहन यादव हूं या वो भजन लाल शर्मा हूं, ये सारे के सारे लोग जो हैं, अब आप देखिएगा वहां महापौर भी जो बनेगा, मेयर भी जो बनेगा, वो भी ऐसे ही आदमी कोई बनेगा जिस अनएज्यूमिंग हो, जिसके बारे में किसी ने सुना ही ना हो। क्योंकि अब ये वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं साहब, वो भी साहब जो हैं उनका क्या राष्ट्रीय कद है, लेकिन बस ठीक है, उन्हें ऐसे ही रबर स्टैंप चाहिए, वो ढूंढ रहे हैं रबर स्टैंप। और मोहन यादव साहब तो मोहन यादव साहब है। बिल्कुल सर, ये तो रही राहुल गांधी के दौरे की बात। एक बात और बहुत ज्यादा चर्चा में है कल से, जो कि कांग्रेस उठा रही है, और खबरें भी बहुत सारी आई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर लगातार चीजें चल रही हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका की धमकी के चलते भारत ईरान के साथ बनने वाले चाबहार पोर्ट योजना से बाहर हो गया है। इसको लेकर के कल से आज तक आपने कई सारी खबरें, कई सारे वीडियोस देख लिए होंगे, और अब इस पर सवाल खड़े करते हुए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही है, उनका बयान पहले सुनवाते हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका की धमकी के चलते भारत ईरान के साथ बनने वाले चाबहार पोर्ट योजना से बाहर हो गया है। सारे सरकारी डायरेक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया है। इस पर ज्यादा चर्चा करने से पहले एक बार समझते हैं कि चाबहार पोर्ट के फायदे क्या थे। सबसे पहले तो भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों तक सीधे पहुंच सकता था। यह पाकिस्तान और चीन का जो अलायंस बन रहा है उसके खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक कदम होता, और चाबहार भविष्य में एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए एक सुरक्षित, एक सेफ मार्ग प्रदान कर सकता था। इसमें भारत ने $120 मिलियन का निवेश किया है, करीब 1100 करोड़ रुपए। तो वो पैसे तो गए ही, फायदे भी खत्म हो गए। जब चाबहार पोर्ट का अग्रीमेंट हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया था। तो अब कुछ सवाल तो उठेंगे ही, यकाएक ऐसा क्या बदला कि हम प्रोजेक्ट से ही बाहर हो गए? ये कौन सा खौफ है अमेरिका का? हम इतना नतमस्तक क्यों हुए जा रहे हैं अमेरिका के सामने? इसका क्या मतलब है? और एक बड़ी बात, हम अपने राष्ट्रहित को ताक पर रखकर अमेरिका की जी हजूरी क्यों कर रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि भारत, ये देश हमारी सरकार चला रही है या हमारा नीति निर्धारण ट्रंप मोदी जी को आदेश देकर कर रहे हैं? ये सारी बातें बहुत बड़े सवाल खड़ा करती हैं, और सवाल फिर से पूछा जाएगा, हम चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से बाहर क्यों हुए? इतना पैसा बर्बाद क्यों हम कर रहे हैं? जो सारे फायदे मिलते अब वो हमें नहीं मिलेंगे, और हम अमेरिका के इशारों पर उनको खुश करने के लिए हर काम क्यों करते जा रहे हैं? तो सर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि अमेरिका को खुश करते हुए हम ये सारे काम क्यों करते जा रहे हैं। चाबहार एयरपोर्ट को, पोर्ट को लेकर के जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या मानना है सर? भाई देखो, सीधी सी बात है कि भारतवर्ष इस समय जो हमारे देश की, वो हमारा इतिहास है जहां पे नॉन अलाइन मूवमेंट पे हमने अमेरिका और रूस को बराबर इक्वी डिस्टेंस पे रखा था, और आज के तारीख में हमने रूस को धोखा दे दिया। पुराने देश रूस को धोखा दे दिया, उससे तेल खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि अंकल ट्रंप चाहते हैं हम तेल ना खरीदें रूस से। अंकल ट्रंप चाहते हैं कि हम ईरान से तेल ना खरीदें, हमने वो बंद कर दिया। चाबहार पोर्ट उन्होंने कहा बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। $120 मिलियन का पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। $1000 का फाइन लगा इस बात के लिए कि आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त किया। $1000 वो हमारी जेब से चला गया।
वे गया किसकी जेब से? हमारे आपकी जेब से गया, मोदी जी की जेब से तो गया नहीं। अब वो अडानी जी का उसमें इन्वॉल्वमेंट था तो अडानी जी को भी नुकसान हुआ होगा। मुश्किल क्या है कि राष्ट्रीय सेठ का मामला, उनका जो वारंट है वो अमेरिकन गवर्नमेंट के पास है। जिस दिन मोदी जी नहीं मानेंगे वो उठा लेगा, और जिस दिन उठा लेगा उस दिन आप जानती हैं बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो राष्ट्रीय सेठ को बचाने की कीमत देश चुका रहा है अमेरिका। अच्छा, इसीलिए चीन जो है हमें छेड़ रहा है रोज। भाई आज के तारीख में पड़ोसियों से तो हम आइसोलेट हो गए पूरी तरह से। पाकिस्तान हमारे खिलाफ, चीन हमारे खिलाफ, नेपाल हमारे खिलाफ, बर्मा हमारे खिलाफ, बांग्लादेश हमारे खिलाफ, श्रीलंका हमारे खिलाफ। केवल एकमात्र पड़ोसी देश हमारे साथ है जो कि तालिबान है। अब बताइए, जहां से महमूद गजनवी आया था उस अफगानिस्तान से तो हमारी मित्रता है, बाकी सबसे हमारी शत्रुता है। रोड ड्रोन पाकिस्तान हमारे देश के अंदर भेज देता है। वो दुस्साहस इसीलिए कर रहा है। भाई चीन भी कहता है कि ठीक है, अमेरिका तुमने वेनेजुएला को ले लिया, उनके प्रेसिडेंट को उठा लिया, रूस ने यूक्रेन को रौंद दिया, हमारे बगल में जो भी छोटा मोटा आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। बेटा अपना अपना गुंडागर्दी अपने अपने एरिया में करो, दूसरे के एरिया में इंटरफियर मत करना, बहुत दूर बैठे हो। अब मानी बात है, उसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी से मेरा निवेदन है, देश के प्रधानमंत्री हैं, सीना तान के खड़े हो जाइए। 142 करोड़ आपके साथ खड़े हुए हैं, और 142 करोड़ की बड़ी शक्ति होती है, और देश हमारा कमजोर नहीं है। एक बार अगर आपने सीना तान दिया, लेकिन मुश्किल यही है ना, राष्ट्रीय सेठ अंदर चले जाएंगे, समस्या वहां फंस गई है। बिल्कुल सर, ट्रंप की धमकियां भी लगातार जारी हैं, और इधर जो बैकफुट पर आना है प्रधानमंत्री मोदी का वो भी लगातार जारी है। ये पता नहीं कहां जाकर के थमेगा, और इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।